Good morning, students. I hope you all are doing well in this heavy rainy season, and it's my request to do take care of yourself, right? So let's start our unit number 3 in taxation and tax planning. Unit number 3 is about income from salary. Income from salary is explained under Income Tax Act 1961, Section 15, 16 and 17. These sections are all about computation of salary of a government employee as well as private employee. Let's start the heads of income. These all 5 are the heads of income. जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, ठीक है, उसी तरीके से इनकम टैक्स के ये 5 फिंगर्स हैं. एक एक फिंगर्स की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक कंप्यूटेशन है. हम एक एक हेड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट हेड इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी. Second head is income from house property. Third one is income from capital gains. Fourth one is income from business and profession, and the last one is income from other sources. So we will start the first head of income, that is income from salary. This is the first head as I said. अब सैलरी होता क्या है? हम ये इट्स अ वेरी जनरल वर्ड वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. फाइन, दैट बीइंग एन एम्प्लॉय आई एम ऑल्सो गेटिंग सैलरी इन एवरी मंथ, राइट? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैलरी? एग्जैक्ट मीनिंग इन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय. ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को जो अमाउंट पे करता है, किसके एवज में? कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस. ये कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस कौन देता है? एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉयर को. फाइन. सो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस after specific interval is known as salary. Fine. ये जो सैलरी है ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मिलता है, जैसे आफ्टर 1 मंथ, राइट? सो द मीनिंग क्या निकला इसका? एन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर contribution of service after specific interval is known as salary. राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है 2 पर्सन के बीच में एंड एम्प्लॉयर पेज स्पेसिफिक अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, देन इट विल बी कॉल्ड एज सैलरी, राइट? This is the meaning of salary. Now you can see gross total income under section 14. अब ये gross total income क्या होता है? Aggregate of income from salary, income from house property, capital gains, income from business and profession, income from other sources. इनका aggregate कहलाता है. Aggregate of all the 5 heads of income is called gross total income. एक पर्सन की जो इनकम होती है वो ग्रॉस कैसे कहलाती है? आपके फादर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उनको हर महीने पे स्लिप मिलता है. तो पे स्लिप में आपने ये नोटिस किया होगा, एक तरफ ग्रॉस टोटल इनकम होता है और एक तरफ नेट इनकम होता है. तो ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम. अभी मैंने आपको बताया था 5 हेड्स ऑफ इनकम. इनका जब हम टोटल करते हैं
ठीक है, इनके अमाउंट का जो हम टोटल करते हैं वो कहलाता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। फाइन। नेक्स्ट देखिए बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक लेंदी चैप्टर भी है और इसमें बहुत सारे जो हैं आपके रूल्स हैं, डिडक्शंस जो इसमें होंगे उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज आपको याद रखना है, अदरवाइज आप टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको बता रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सो अभी आपने जैसे में हमने डिस्कस किया था, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द 5 हेड्स ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिविजुअल्स इनकम इन दिस इनकम टैक्स, राइट। एक इंडिविजुअल की इनकम में से कितनी अमाउंट जो है उसका टैक्सेबल होता है। यहाँ पे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी, नॉट फर्म, नॉट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वी आर ओनली कंप्यूटिंग द इंडिविजुअल्स टोटल इनकम एंड हिज टैक्सेबल इनकम। फाइन। सो इनकम फ्रॉम सैलरी, देखो यहाँ पे 5 हेड्स आपके दिए हुए हैं, ये सारे 5 हेड्स का जब टोटल लास्ट में आता है that is gross total income. After getting gross total income there is some deduction in this GTI. अब ये डिडक्शन, अगर हम डिडक्शंस की बात करें दैट इज़ अंडर सेक्शन 80C to 80U। इसमें जो डिडक्शंस होते हैं जैसे आपका हो गया प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, फाइन, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये डिडक्शंस की जो परसेंटेज है, जो रेट है, देयर इज़ चेंजेस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट था 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट वाज 40,000, बट इस बार आप देखेंगे इस बार के बजट में जो आया है 2020 to 21 में उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 10,000 इंक्रीज़ किया गया है, मतलब 50,000 जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। सिमिलरली इनकम टैक्स में जो एंटरटेनमेंट टैक्स डिडक्ट होता है, इट वॉज 4,000 इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दिस ईयर इट विल बी चेंज्ड इन 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके डिडक्शंस जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होते हैं और माइनस करने के बाद आपका आता है टोटल इनकम। हम एक एक हेड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला हेड ले रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे होता है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, रेम्यूनरेशन, there are various type of abbreviation which we use in salary topic। अब इस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये आपको ये जो स्ट्रक्चर है सैलरी का, इसी स्ट्रक्चर वाइज आपको प्लस करना है, आपको माइनस करना है। इसमें से हम किसी भी हेड को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इट इज़ इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस में जो है आप सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे और उसके बाद जो है आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, एक बंदे की बेसिक सैलरी कितनी है ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। उसमें हम ऐड करते हैं अलाउंसेस प्लस परक्विसिट्स प्लस प्रॉफिट इन ल्यू। अब ये जो 4 हेड हैं अंडर सैलरी, ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके बेटा इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि बेसिक सैलरी क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, अलाउंसेस क्या होता है, परक्विसिट्स क्या है, प्रॉफिट्स इन ल्यू क्या होता है। ये एक एक चीज़ जानना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो सैलरी में क्या क्या आपने ऐड किया, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विसिट्स प्लस प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये 4 हेड्स जो है प्लस होंगे। इसमें से माइनस क्या होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स, ये दोनों जो है ये दोनों हेड्स जो है माइनस होंगे। ठीक है,
प्लस होगा सबसे पहले 4 हेड, दैट इज बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विसिट्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। उसमें से माइनस होगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस प्लस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और यू कैन से प्रोफेशनल टैक्स। फाइन, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। ठीक, अब एक एक हेड हम लेके चलते हैं, सैलरी की एक एक हेड को हम लेके चलते हैं। सैलरी इज इंक्लूसिव टर्म एंड इट इंक्लूड्स बेसिक सैलरी। हमने सबसे पहले बताया था कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी की जगह पे आपको अगर क्वेश्चन में दे देता है वेजेस एंड सैलरी, ये भी आपके बेसिक सैलरी में है। लीव सैलरी, कमीशन, बोनस, लीव इनकैशमेंट, एडवांस सैलरी, ये सारे जो हैं आपके बेसिक सैलरी में ऐड होते हैं। ठीक, आफ्टर दैट अलाउंसेस एंड देयर टैक्सेबिलिटी। मे बी आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अलाउंसेस एंड परक्विसिट्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस मीन्स अगर हम बोले कि एक बंदे की जो एसएससी होता है हु इज़ अ लायबल टू पे टैक्स, उसको इनकम के साथ अदर फैसिलिटीज़ भी कंपनीज देती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो। इन एडिशनल पेमेंट, दिस इज़ द एडिशनल पेमेंट, उसको एक फिक्स सैलरी तो मिल ही रहा है, लेकिन अदर उसको क्या कैश में मिल रहा है। अलाउंस हमेशा जो है वो कैश में मिलता है। ठीक है, सो इन एडिशन टू सैलरी, if an SSC gets the payment in cash made by the employer, एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को अदर देन सैलरी जो कैश पेमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। जैसे आपको HRA मिलता है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, जिम फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो देयर इज़ द सेग्रीगेशन ऑफ अलाउंसेस एंड परक्विसिट्स। अलाउंस अलग होता है और परक्विसिट्स अलग होता है। तो अभी हम सिर्फ अलाउंस के बारे में बात करेंगे कि अलाउंसेस जो हैं, दीज अलाउंसेस आर ऑलवेज पेड इन कैश। ठीक है, ये कैश में पेड होता है। परक्विसिट कैश में पेड नहीं होता है। परक्विसिट पेड इन अ काइंड, कोई भी थिंग्स जो हैं हमने उनको प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस मीन्स एनी एडिशनल पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ अलाउंस। अब अलाउंस में भी दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल। अलाउंस भी जो है वो टैक्सेबल होता है, टैक्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो टैक्सेबल हैं, फुल्ली टैक्सेबल हैं, पार्शियल टैक्सेबल हैं, या फिर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड हैं, जिन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, सो देयर इज द कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम देखते हैं कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस क्या क्या हैं। फुल्ली टैक्सेबल मतलब अगर ये अलाउंसेस एक एम्प्लॉय ले रहा है, ये एम्प्लॉय अगर अलाउंसेस को ग्रैब कर रहा है, तो कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल हैं? फर्स्ट, डियरनेस अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जैसे कोई एम्प्लॉय हिली एरिया में है, सिक्किम में है, नेपाल में है, तो वहाँ पे जो है कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। अब वो कितना मिलता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओवर टाइम अलाउंस, OT जिसको हम बोलते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, अदर अलाउंसेज लाइक वार्डन अलाउंसेज, वॉशिंग अलाउंसेज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हायर पोस्ट पे होते हैं, जिनकी डेजिग्नेशन हायर होती है, उनको सर्वेंट प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज ऑल आर दी अलाउंसेज विच आर फुल्ली टैक्सेबल। इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, कोई भी छूट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। नाउ वी कम टू पॉइंट पार्शियली एग्जेम्प्टेड। कुछ इनकम जो है, कुछ अलाउंसेस आपके टैक्सेबल हैं और कुछ अलाउंसेस आपके पार्शियल एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब उन पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड partially exempted allowance. One is fully exempted
fully taxable, I'm sorry, fully taxable allowances, second one is partially exempted allowances and third one is fully exempted allowances. तो अभी हम सेकंड पॉइंट में आ रहे हैं, partially exempted allowance, HRA, हाउस रेंट अलाउंस. हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को HRA मिलता है, ठीक है. तो ये HRA का कितना पार्ट जो है, कितना पार्ट आपका टैक्सेबल है और कितना पार्ट एग्जेम्प्टेड है, इसकी एक रूल है. वो रूल आपको याद करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HRA, क्योंकि ये अलाउंस है और ये सैलरी में ऐड होता है. तो कितना पार्ट हमको एग्जेम्प्ट करना है एंड हाउ मच पार्ट इज टैक्सेबल, दैट विल बी कैलकुलेटेड एंड देयर इज सम स्पेसिफिक रूल टू कैलकुलेट HRA. फाइन. नेक्स्ट वन इज स्पेशल अलाउंसेस which is partially exempt allowance, like ट्रैवलिंग अलाउंस. कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर ट्रेनिंग में भेजती है या फिर उनको लीव ट्रैवल मिलता है, पर ईयर जो है उनको लीव ट्रैवल मिलता है, घूमने जाने के लिए जो है उनको भेजा जाता है, दैट इज़ अलाउंसेज, लेकिन वो पार्शियल है. उसके बाद डेली अलाउंसेज, हेल्पर, यूनिफॉर्म, उनको जो यूनिफॉर्म मिलता है दैट इज़ ऑल्सो पार्शियल, conveyance allowance and vehicle allowance, these are the partially exempted allowance. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि HRA कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक रूल है, स्पेसिफिक आपका एक रूल है जिसके थ्रू आप एक HRA को कैलकुलेशन करते हैं. ये HRA का कैलकुलेशन और इसका रूल आपको याद रखना है, अदरवाइज यू मे नॉट बी एबल टू कैलकुलेट एक्यूरेट हाउस रेंट अलाउंस, कितना पार्शियल हो रहा है और कितना एग्जेम्प्ट हो रहा है, राइट. तो हाउस रेंट अलाउंस का सबसे पहला रूल ये कहता है कि एम्प्लॉय हु इज रिसाइडिंग हिज ओन हाउस, एक एम्प्लॉय जो अपने घर में रहता है, अपने खुद के घर में रहता है, वेयर ही डज नॉट पे एनी रेंट, एंटायर HRA इज टैक्सेबल. पहला रूल क्या कह रहा है, एक एम्प्लॉय जो अपने खुद के घर में रहता है और कोई भी रेंट पे नहीं करता है, लैंडलॉर्ड को कोई भी रेंट पे नहीं करता है, तो उसको कंपनी की तरफ से जितना HRA मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है. देयर इज़ नो एग्जेम्प्टेड, कोई भी उसको छूट नहीं मिल रही है, ठीक है. उसका पूरा का पूरा HRA जो है वो टैक्सेबल होगा, चाहे वो उसको 1800 रुपये मिले, 5000 मिले, 2100 मिले, उसका पूरा का पूरा HRA अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा. ये फर्स्ट कंडीशन. एंड यू हैव टू वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग दी क्वेश्चन कि भाई एक एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है कि रेंट पे रह रहा है. अगर खुद के घर पे रह रहा है और उसको कंपनी से मान लो 2500 रुपीज़ रेंट मिल रहा है HRA, दैट HRA विल बी फुल्ली टैक्सेबल. ठीक. द नेक्स्ट कंडीशन इज एम्प्लॉय हु इज पेइंग रेंट फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन. ठीक. अगर एक एम्प्लॉय जो है वो रेंट पे कर रहा है, जिस घर में वो रह रहा है और उसका रेंट पे कर रहा है, उस कंडीशन में आपका क्या रूल कहता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड. अब ये लीस्ट कितने कंडीशन में है देखिए, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, जितनी उसकी बेसिक सैलरी होगी उसका 10% आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. उसके बाद कंडीशन क्या कहता है, 50% इन केस रिसाइडिंग इन मेट्रो सिटी. अगर एक एम्प्लॉय मेट्रो सिटीज़ में रह रहा है लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो उसका बेसिक सैलरी का 50% आप निकालेंगे. ठीक. थर्ड कंडीशन क्या है, 40% ऑफ सैलरी एट एनी अदर प्लेस. अगर वो मेट्रो सिटी को छोड़ के किसी और सिटी में रह रहा है, मान लो वो अमृतसर में रह रहा है या अहमदाबाद में रह रहा है, तो उस कंडीशन में जो है हम उसकी बेसिक सैलरी का 40% लेंगे. दिस इज द 3 कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, एक्सेस रेंट पेड, जितना उसको रेंट मिल रहा है कंपनी से और वो एक्चुअली कितना रेंट पे कर रहा है. मान लो उसको कंपनी से 2500 मिल रहा है और लेकिन वो एक्चुअल में कितना पे कर रहा है, 3000. इस कंडीशन में हम बेसिक सैलरी का 10% लेंगे.
नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, इफ एन एम्प्लॉय रिसाइडिंग इन मेट्रो सिटी 50% ऑफ बेसिक सैलरी एंड अदर देन मेट्रो सिटी 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से हम देखेंगे कि लीस्ट कौन सा अमाउंट है, दैट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। अभी हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लियर करते हैं कि HRA का कैलकुलेशन होता कैसे है, ठीक है। So this is the rule to calculate HRA. This rule have to be remembered by you, otherwise you may not be able to calculate accurate taxable amount, क्योंकि ये हाउस रेंट आपके क्वेश्चन में होगा ही, ठीक है। तो ये रूल आपको याद करना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं कि ये कैलकुलेशन होता कैसे है। देखो, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर राम हु रिसाइड्स एट कानपुर। अब आपके दिमाग में क्लिक किया कि भाई मिस्टर राम जो है वो मेट्रो सिटी में नहीं रहता, मतलब उसकी बेसिक सैलरी का 50% नहीं होगा। कितना परसेंट अदर देन मेट्रो सिटी, कितना परसेंटेज था, 40%। तो 40% पे अब उसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया। आपके पास 3 कंडीशन है। सैलरी पर मंथ कितनी है मिस्टर राम की, पहला कंडीशन देखते हैं 18,000, ठीक है। बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है मिस्टर राम को, 18,000। HRA रिसीव्ड पर मंथ फ्रॉम द कंपनी, कितना मिल रहा है उसको HRA, हाउस रेंट अलाउंस 2100, और वो एक्चुअल में कितना पे कर रहा है रेंट, 1500। तो चलिए जैसे मैंने आपको बताया था, लीस्ट ऑफ 3 कंडीशन, एक्सेस ऑफ रेंट 10% ऑफ सैलरी, 50% इफ एम्प्लॉय रिसाइडिंग इन मेट्रो सिटी, 40% ऑफ सैलरी अदर सिटी, फाइन। चलिए कैलकुलेशन में आप देख रहे होंगे, सबसे पहला है HRA रिसीव्ड। HRA रिसीव कितना कर रहा है मिस्टर राम, 2100, ओके। तो 2100 HRA रिसीव कर रहा है। अब देखिए उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 18,000। बेसिक सैलरी इज 18,000, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी। तो हम देख रहे हैं कि 18,000 का आप 10% निकालिए तो 1800 आया, ठीक है। लेकिन 1800 जो है वो एक्सेस नहीं है। HRA रिसीव कितना हो रहा है, 2100, ठीक। और बेसिक सैलरी का 10% कितना है, 1800, मतलब 2100 इज ग्रेटर देन 1800, फाइन। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी इज नील। अगर ये 2100 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे अमाउंट आता, लेकिन अब नेक्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में एक्सेस ऑफ रेंट ओवर 10% ऑफ सैलरी इज नील। थर्ड कंडीशन, मिस्टर राम रिसाइड्स एट कानपुर, मतलब 40% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है, 18,000। 18,000 का 40% कितना हो जाएगा, दैट इज 7,200, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको मिल गई, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी एंड अकोमोडेशन सिचुएटेड इन कानपुर 40% ऑफ सैलरी, ठीक। और HRA एक्चुअल में कितना रिसीव हो रहा है, 2100। तीनों में से जो लीस्ट है वो उतना अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आपके फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इन द फर्स्ट केस no amount of HRA is exempted. Why? No amount of HRA is exempted. देखिए अब यहाँ पे ये नील क्यों आया, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन में जो है वो अमाउंट आपको दिया हुआ है कि इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, बट फर्स्ट कंडीशन में नील क्यों है। आपने HRA कितना रिसीव किया फ्रॉम द कंपनी, दैट इज 2100। पे कितना किया आपने, 1500, ठीक है। पे कितना किया आपने, 1500 पर मंथ, विच इज लेस देन दी 2100। मेरी बात को ध्यान से समझिए बेटा। HRA रिसीव्ड बाय द कंपनी, दैट इज 2100। आपको कंपनी जो है HRA एक्सेस पेमेंट कर रही है, ज़्यादा पेमेंट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में आप उस मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम कितना एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हैं,
1500 जो है 1500 वो पे कर रहे हैं और कंपनी से कितना मिल रहा है 2100, तो कंपनी तो ऑलरेडी आपको बेनिफिट में दे रही है, तो फिर आपको एग्जेम्पशन क्यों चाहिए? गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स व्हाट हियर इट इज रिटन। इन द फर्स्ट केस नो अमाउंट ऑफ HRA इज एग्जेम्प्टेड। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपको एक्सेस पेमेंट कर रही है। आप जिस घर में रह रहे हो उसका रेंट आप 1500 दे रहे हो और कंपनी आपको 2100 रुपये पे कर रही है, 2100 रुपीज़ पे कर रही है, मतलब 600 तो आप बेनिफिट में हो ही, तो फिर आपको एग्जम्पशन क्यों चाहिए? दैट्स वाई यहाँ पे नील है। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं। सेम क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन कितना है? सैलरी पर मंथ 12,000, फाइन। HRA कितना दे रही है कंपनी? 600, लेकिन यहाँ पे देखो एक्चुअल में मिस्टर राम कितना पे कर रहा है? 1920। कंपनी से आपको पहले कंडीशन में आपको ज़्यादा मिल रहा था बेटा, 2100 मिल रहा था और आपको रेंट आप कितना पे कर रहे थे? 1500। बट सेकंड कंडीशन जस्ट अपोजिट हो गई कि आपको HRA कम मिल रहा है लेकिन आप एक्चुअल पेमेंट कितना कर रहे हैं? रेंट, दैट इज 1920। मतलब यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलना चाहिए, फाइन। तो एग्जम्पशन कितना आया आपका? 600। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ? अगेन द सेम कैलकुलेशन, सेम रूल। HRA रिसीव्ड इज 600, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 12,000। 12,000 का 10% 1200, फाइन। 1200 में से अब आप जितना रेंट पे कर रहे हैं, मिस्टर राम जो है जितना रेंट पे कर रहा है, कितना रेंट पे कर रहा है? 1920। इसमें से माइनस कर दीजिए आप 1200 को, तो आपका आता है कितना? 720। समझ में आ रही है आपको कैलकुलेशन? इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द लाइव डाउट सेशन। आई वॉन्ट देर इज सम क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट फ्रॉम योर साइड। ओके, सो अभी मैंने क्या बताया आपको? 720 कहाँ से आया? 12,000 इंटू 10% एक्सेस ऑफ सैलरी 1200 और रेंट एक्चुअल में कितना पे हो रहा है? 1920। सो 1920 माइनस 1200 दैट वुड बी 720। आ गया। अब मिस्टर राम कहाँ रह रहे हैं? कानपुर में। अदर देन मेट्रो सिटी कितना परसेंटेज आपका डिडक्ट होना चाहिए? 40%। ठीक, तो 12,000 का 40% हमने किया, 4800 आया। अब इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट है 600, 720 एंड 4800, तीनों में से लीस्ट अमाउंट 600, दैट 600 वुड बी एग्जेम्पशन। मिस्टर राम को जो है एग्जेम्पशन मिलेगा HRA में कितना? 600। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई आपको कंपनी से 600 रुपये मिल रहे हैं मात्र, और आप कितना एक्चुअल में जिस घर में आप रह रहे हो उसका पेमेंट कितना दे रहे हो आप? 1920। ऑब्वियसली यू नीड एग्जम्पशन क्योंकि आप घर से तो पे नहीं करोगे, ठीक है? इसलिए यहाँ पे कंपनी कितना एग्जम्पशन दे रही है? 600 एग्जम्पशन दे रही है। पहली कंडीशन में क्या था? पहली कंडीशन में कंपनी जो है एक्सेस पेमेंट कर रही थी और आप एक्चुअल रेंट कितना दे रहे थे? 1500। तो 600 आपका तो ऑलरेडी कंपनी पे कर रही है, तो फिर आपको तो एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन जस्ट इसके अपोजिट है कि HRA आपको जो है कम मिल रहा है लेकिन एक्चुअल रेंट आप ज़्यादा पे कर रहे हो, तो इसलिए आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो भाई कि मुझे टैक्स में एग्जम्पशन चाहिए, फाइन। सिमिलरली थर्ड कंडीशन भी वही है। थर्ड कंडीशन आप समझोगे बेटा क्या क्या है नहीं है, हाँ, उसको कैलकुलेट करके देखोगे। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। X is employed by X Limited. Mr. X is employed by X Limited at Delhi. दिल्ली मतलब आपको अब क्लिक होना चाहिए माइंड में कि 50% ऑफ सैलरी होगा। पहले कानपुर था तो 40% था। इस क्वेश्चन में वो दिल्ली में रह रहा है, मेट्रो सिटी में रह रहा है, मतलब 50% उसकी बेसिक सैलरी से डिडक्ट होगा। तो दिल्ली अप टू कब तक रहा वो? 30 नवंबर 2019 तक वो दिल्ली में रहा। उसके बाद वो कहाँ शिफ्ट हो गया? कहाँ शिफ्ट हुआ भाई? अमृतसर में वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। दिसंबर मंथ में अप टू नवंबर मंथ जो है वो दिल्ली में रहा और उसके बाद दिसंबर में वो अमृतसर शिफ्ट हो गया। मतलब दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। अमृतसर में है तो 40% होगा, दिल्ली में है तो 50% होगा। क्या क्या दिया हुआ है भाई? बेसिक सैलरी 20,000 मिल रहा है, चलिए, पर मंथ। DA डियरनेस अलाउंस 30% ऑफ बेसिक सैलरी, 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, चलिए DA भी ऐड हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है भाई? 8,000 मिल रहा है उसको। और रेंट कितना पे कर रहा है वो? 11,600। अभी यहीं रुक जाओ, अमृतसर पे मत आइए, अभी आप सिर्फ दिल्ली का कैलकुलेशन कीजिए।
तो दिल्ली का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए HRA कितना है आपका, कहाँ गया HRA, HRA इज 8,000, ठीक, पर मंथ 8,000 मिल रहा है उसको। रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी मीन्स इट सैलरी विल बी इंक्लूडेड विथ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस आपको कितना मिल रहा है, 30% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 20,000 इंटू 30%, 20,000 इंटू 30%, दैट इज 3600 आया आपका 3600। अब उसमें बोल रहा है 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब उसका भी 60%, 20,000 इंटू 30% इंटू 60%, तब जाके आपका आता है 3600, ठीक। चलिए, अब दिल्ली में रह रहा है मतलब 50% ऑफ बेसिक सैलरी होगा, ठीक है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अब हम जो है इसका कैलकुलेट करें भाई, 20,000 इंटू 30% इंटू 60%, तो ये आ गया आपका 20,000 इंटू 30 इंटू, तो ये आ गया आपका 3600। आपका सैलरी कितना है 20,000 प्लस 20,000 पर मंथ है, उसमें 3600 प्लस कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसका 50% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स कहाँ रह रहा है, दिल्ली में, ठीक है। 50% कैलकुलेट करेंगे तो आपका 9,240 आएगा। HRA कैलकुलेट हो गया। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी आ गया, ठीक। अब इन दोनों में से जो लीस्ट है, लीस्ट क्या है, 8,000 जो है, 8,000, 9,240, 11,800, इन तीनों में जो लीस्ट है वो आपका एग्जेम्पशन पार्ट होगा। 8,000 विल बी एग्जेम्प्टेड। आ रही बात समझ में? चलिए, दिल्ली का मैंने कैलकुलेट कर लिया, अमृतसर का आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे लाइव सेशन में, फाइन। हम आते हैं अब नेक्स्ट में, परक्विसिट्स। एज आई सेड, अलाउंसेस आर पेड इन कैश, बट परक्विसिट्स आर नॉट पेड इन कैश। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परक्विसिट्स एंड अलाउंसेस। Allowances are always paid in cash, but perquisites are paid in kind, ठीक है। कोई गिफ्ट देते हैं कंपनी, दैट इज परक्विसिट, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द टर्म परक्विसिट मीन्स एनी बेनिफिट अटैच्ड टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, ठीक। इट मे बी गिवन इन कैश or in kind. If it is given in kind, it should be capable of being measured in terms of money. अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, so that gift must be converted into money, कि उस गिफ्ट की वैल्यू क्या है। अगर उसकी वैल्यू एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्स लगेगा। वो सर्टेन लिमिट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। परक्विसिट रिसीव्ड इन कैश आर टर्म्ड एज अलाउंसेस। अगर परक्विसिट्स आपको कैश में मिल रहा है, कैश इन हैंड हो रहा है, दैट विल बी अलाउंसेस फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इट इज सिंपली नोन एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। नाउ ये परक्विसिट्स अब क्या क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि अलाउंसेस के टाइप्स हैं, ठीक है, उसी तरीके से परक्विसिट्स के भी टाइप्स हैं। आगे देखते हैं परक्विसिट्स। लिस्ट ऑफ परक्विसिट्स, रेंट फ्री एकोमोडेशन और कंसेशनल एकोमोडेशन। अभी इसका भी कैलकुलेशन होगा, जैसे आपने HRA का कैलकुलेशन किया है उसी तरीके से रेंट फ्री एकोमोडेशन का भी होगा, जिसमें फर्निश्ड हाउस होता है, अनफर्निश्ड हाउस होता है। कंपनी अगर आपको फर्निश्ड हाउस दे रही है तो कितना पार्ट टैक्सेबल है, अनफर्निश्ड अगर हाउस प्रोवाइड कर रही है तो कितना पार्ट टैक्सेबल है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स comes under perquisite, supply of gas, electricity and water, leave travel concession LTC, movable assets, sale of movable assets। कंपनी की तरफ से कार प्रोवाइड किया जाता है तो उस कार का कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। कार के साथ आपको ड्राइवर की भी अगर फैसिलिटी दे रही है, दैट इज कॉल्ड शॉफर अगर आपको दिया जा रहा है तो उसका कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आपको याद करना है, फाइन। चलिए ये देखिए, यहाँ पे हमने दिया कि वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन।
बेटा इसके इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत सारे आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी चैप्टर। इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय भी है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसको पेंशन मिलता है, उसके बाद उसको ग्रेच्युटी मिलती है। तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। हम थोड़े थोड़े पार्ट में इसको जो है डिवाइड करेंगे। रिटायरमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम इसको समझ लें, अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है सैलरी में। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अनदर इज फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे व्हाट इज द रूल, रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका डिडक्शन होगा सैलरी में। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए क्या है भाई, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एंड सेकेंड वन इज एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज रेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर की तरफ से आपको दिया गया है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें हमको देखनी है। इसमें हमको देखना है सबसे पहले पॉपुलेशन, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। सबसे पहला आपका जो कैटेगरी है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी अप टू 10 लैक्स। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन अप टू 10 लैक्स है, नॉट मोर देन दैट, विद इन 10 लैक्स है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% उसकी सैलरी का जो है वो टैक्सेबल होगा। पॉपुलेशन ऑफ सिटी बिटवीन 10 लाख टू 25 लाख, 10 लाख टू 25 लाख, नॉट मोर देन 25 लाख, तो 10% सैलरी टैक्सेबल होगी। मोर देन 25 लाख 15% ऑफ सैलरी उसकी टैक्सेबल होगी। फाइन, ये किस कंडीशन में है, प्राइवेट एम्प्लॉयज की कंडीशन में है, एंड द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक, नेक्स्ट वन इज एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो अब देखते हैं इसमें परक्विजिट इज लोअर ऑफ बिलो, 15% ऑफ सैलरी रहेंगे, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। फाइन, दिस रूल इज फॉर अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है फर्निश्ड हाउस। जैसे अब अनफर्निश्ड हाउस का जो रूल था दैट इज डिपेंड ऑन, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जैसे गवर्नमेंट ने रूल सेट किया है, जो भी परसेंटेज उनके लिए सेट किया है वो एज पर वैसा ही डिडक्शन होगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय प्राइवेट फर्म का एम्प्लॉय है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। फाइन, नाउ फर्निश्ड हाउस, व्हेन फर्निश्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, फर्निश्ड एकोमोडेशन मतलब फर्नीचर प्रोवाइड किया, टीवी प्रोवाइड किया, जो जो बेसिक चीज़ें एक घर में होनी चाहिए एज अ फर्नीचर, वो अगर कंपनी ने प्रोवाइड किया है तो क्या उसका रूल है, ऐड 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। उस फर्नीचर की कॉस्ट का, सपोज आपके फर्नीचर का कॉस्ट जो है वो 30,000 है, तो 30,000 का 10%, एक्चुअल कॉस्ट 30,000 है, तो 30,000 का 10% 3,000 इतना होगा। और एक्चुअल हायर चार्जेस इफ एनी शैल बी एडेड विथ अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड तो आप लेंगे, साथ ही साथ फर्निश्ड हाउस का भी चार्जेस उसमें ऐड करेंगे, उतना अमाउंट जो है आपका टैक्सेबल होगा। फाइन, ये सारे जो है परक्विजिट्स है, नॉट अलाउंसेस बेटा, दीज ऑल आर ऑल्सो एडेड इन सैलरी। फाइन, वैल्यूएशन ऑफ होटल एकोमोडेशन, अगर कंपनी जो है एम्प्लॉय को कहीं बाहर सेमिनार के लिए या ट्रेनिंग के लिए भेज रही है एंड एकोमोडेशन, होटल एकोमोडेशन दे रही है, तो उसका रूल क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल, एक्चुअल रेंटल चार्जेस कितना पे कर रहे हैं और 24% ऑफ सैलरी, ये दोनों जो है उसमें ऐड होगा। इफ सम पार्ट इज पेड बाय एम्प्लॉय दैट विल बी डिडक्टेड। अगर कुछ पार्ट जो है एम्प्लॉय, होटल का जो चार्जेस है उसका कुछ पार्ट अगर एम्प्लॉय पे कर दे रहा है तो वो जो है उसकी सैलरी, जो सैलरी है उसमें दैट पार्ट विल बी टैक्सेबल, जो सैलरी निकलेगी एक्चुअल रेंट ऑन 24% ऑफ सैलरी उसमें से डिडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक सर्वेंट। सर्वेंट की फैसिलिटी देती है कंपनी,
तो उसके लिए क्या रूल है ये आप पढ़िएगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, कंपनीज जो है, इंडस्ट्री जो है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके वार्ड को, उनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटी देती है। इज दैट फैसिलिटी इज टैक्सेबल? लेट्स सी। Such facility means allow children to take education in employers institute. Employers का अगर इंस्टीट्यूट है तो उसमें क्या रूल है? इन सच केस एग्जेम्पशन इज इन दी होल इंडिया एट ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों का जो एजुकेशन फीस है वो ₹100 पर मंथ आपका एग्जेम्प्टेड है, ठीक। उसके बाद एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल, अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसके लिए कितना एग्जाम्पशन है? यहाँ पे हम एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एट ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक। तो उसको एजुकेशन के लिए, फीस के लिए कितना उसको एग्जाम्पशन मिलेगा? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल के लिए कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। दिस इज एजुकेशनल फैसिलिटी रूल। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। कंपनी अगर आपको कार प्रोवाइड कर रही है अलॉन्ग विथ ड्राइवर, उस कंडीशन में आपका क्या रूल है? कितना पार्ट आपका जो है वो टैक्सेबल है? कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेस आर बियर्ड बाय द एम्प्लॉयर। आपको कंपनी ने कार दे दिया बट एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहे हैं? एम्प्लॉयर। इन दैट कंडीशन फुल्ली ऑफिशियल यूज, अगर वो कार फुल्ली ऑफिशियल यूज के लिए यूज हो रही है तो कोई भी पार्ट जो है आपका टैक्सेबल नहीं है, निल है, ठीक। फुल्ली पर्सनल यूज, अगर वो कार पर्सनल यूज के लिए है कंप्लीटली, actual expenditure on running and maintenance plus remuneration of chauffeur means driver plus depreciation at 10% per annum of the actual cost of the car, ये तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद है मिक्स्ड यूज, मतलब some of the part is for official use and some of the part are for personal use. In that condition, if small car, there are the category divided of motor car, small and large. अगर small car है तो कितना अमाउंट आपको रिम्बर्स होगा? ₹1800 पर मंथ, ठीक है, एंड 900 पर मंथ फॉर शॉफर। इतना जो है आपको माइनस करना है इन द कंडीशन ऑफ स्मॉल कार। लार्ज कार के लिए 2400 पर मंथ एंड 900 पर मंथ फॉर शॉफर। ये लार्ज कार का कैलकुलेशन है अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो कार आपको प्रोवाइड हो रही है वो फुल्ली ऑफिशियल यूज़ है, फुल्ली पर्सनल यूज़ है या फिर मिक्स्ड यूज़ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेडिकल बेनिफिट्स। इसको आप पढ़िएगा बेटा। मेडिकल बेनिफिट्स के अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है तो क्या कंडीशन है, और इफ देर इज द ट्रीटमेंट इन आउटसाइड ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। हमने तो अभी इतने सारे अलाउंसेज और परक्विसिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको हम एक, एज यू नो अकाउंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो इसका जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट कैसे बनेगा, अकाउंटिंग कैसे होगी। तो दिस इज द फॉर्मेट विच शोज द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो सबसे पहले आपको सैलरी, बेसिक सैलरी लेना है, उसमें क्या क्या ये सारी चीज़ें ऐड हो रही है फ्रॉम 1 to 19, फ्रॉम 1 to 19 ये सारी चीज़ें ऐड होंगी बेटा एज पर द क्वेश्चन। क्या क्या आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है इसमें ऐड करेंगे। जैसे सैलरी है, फिर आपका डीए है, बोनस, फी, कमीशन, अलाउंसेस, ठीक, इसी में एचआरए भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ग्रॉस सैलरी, इन ग्रॉस सैलरी इनकम। इसमें जैसे जो डिडक्शंस होंगे अंडर सेक्शन 80 CU
80C टू 80U। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका इस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 है, ठीक है। इतना ये दो चीज़ें माइनस होंगी। प्रोफेशनल टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी में से आप ये दो डिडक्शन अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना ही है, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर क्वेश्चन में है तो आप माइनस करेंगे, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करना ही है 50,000 ग्रॉस सैलरी। अगर आपको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आपको ग्रॉस सैलरी इनकम में से, सपोज ग्रॉस सैलरी इनकम आपकी 80,000 है और आपको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है, तो 80,000 में से आप ऑटोमेटिकली 50,000 माइनस करेंगे, उस तब आपका आएगा टैक्सेबल सैलरी 30,000, ठीक। ये चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट इज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी में हमने क्या क्या ऐड किया था? बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विसिट्स प्लस प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, ठीक है। अब ये क्या होता है? द टर्म इन ल्यू मीन्स वेयर एन एम्प्लॉयर पेज एन एडिशनल अमाउंट टू एन एम्प्लॉय इन एडिशन टू सैलरी। एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को अदर देन सैलरी जो अमाउंट देता है विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अलाउंस और परक्विसिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 10। गेटिंग माई पॉइंट? एन एम्प्लॉयर हु पेज an additional amount to an employee which is not considered as allowance, perquisites or retirement benefits, that is called profits in lieu of salary। हमने अभी क्या पढ़ा था कि अदर देन सैलरी अगर कंपनी आपको कैश बेनिफिट दे रही है दैट इज अलाउंसेस, अदर देन सैलरी अगर आपको कंपनी इन काइंड या किसी गिफ्ट के रूप में अगर आपको दे रही है तो दैट इज परक्विसिट्स। बट प्रॉफिट इन ल्यू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अलाउंस एंड परक्विसिट्स। ये आपको मिलता है लेकिन इसको ना तो हम अलाउंस बोलते हैं, ना तो परक्विसिट्स बोलते हैं और ना ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोलते हैं। तो इसको हम बोलते क्या है? दैट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। द अमाउंट बिकम्स टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? आप एग्जाम्पल्स पढ़िएगा। सो दिस मच इज अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी बट इट इज नॉट एंड येट। इसके अंदर बहुत सारे और भी रूल्स हैं, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो हिली एरिया में रह रहा है तो उसको उसका कितना इनकम टैक्सेबल होगा, कितना उसको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर उसको आपको सर्वेंट की फैसिलिटी मिल रही है एंड उसको लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है, तो देयर आर मैनी थिंग्स अंडर इनकम, अंडर सैलरी फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम जो है उसको समझते जाएंगे कि कितना क्या है, बट आप एक बार बुक को भी ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। फाइन, ओके।